शुरुआत होगी राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ और इसके बाद केंद्र सरकार करीब दोपहर 1 बजे अपना आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश करेगी। संसद का यह सत्र भी हंगामेदार रह सकता है। सरकार की प्राथमिकता राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और वित्त बिल समेत अन्य बिलों को पारित कराने की रहेगी। तो वहीं विपक्ष अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुका है। तो आज से संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल भी होंगे, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है वो आज का राष्ट्रपति का अभिभाषण, जो सरकार का कामकाज एक तरह से बताने का काम करता है। और दूसरी बात जो होगी वो आर्थिक सर्वेक्षण होगी, जिसमें आर्थिक सेहत देश की कैसी रही है और भविष्य कैसा हो सकता है आर्थिक लिहाज से, उसकी एक झलक देखने के लिए मिलेगी। तो आज से संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण से इसकी शुरुआत होने जा रही है। आर्थिक सर्वेक्षण आज पेश किया जाएगा, बजट पेश होना है कल। तो देश की ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। उम्मीदों पर खरा उतरने की एक बहुत बड़ी चुनौती और साथ ही मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये अंतिम पूर्ण बजट भी होगा। और ऐसे में हर तबके हर वर्ग को खुश करने की एक चुनौती सरकार के सामने भी रहने वाली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले ये अंतिम पूर्ण बजट होने जा रहा है। और बजट सत्र में हंगामे के भी आसार जताए जा रहे हैं। यहाँ अभिभाषण को लेकर आम आदमी पार्टी ने पहले ही कह दिया है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण का आम आदमी पार्टी बहिष्कार करने जा रही है। दरअसल आज राष्ट्रपति का अभिभाषण है। 11 बजे तकरीबन 57 मिनट के बाद राष्ट्रपति अपना अभिभाषण पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन विपक्ष का यह कहना है, खासतौर से आम आदमी पार्टी का, कि वो अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे। इसी के साथ साथ के चंद्रशेखर राव की पार्टी BRS ये भी राष्ट्रपति अभिभाषण का बहिष्कार करने जा रही है। तो विपक्ष की दो पार्टियों ने तो पहले ही साफ कर दिया है, एक BRS और दूसरी आम आदमी पार्टी, जो कि राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने जा रही है। और पिछले दिनों जब एक मंच पर दिखे थे अरविंद केजरीवाल और उनके साथ BRS के प्रमुख के चंद्रशेखर राव, और उनके बीच जिस तरह की जुगलबंदी दिखी, शायद वो रणनीति में भी और संसद के अंदर की जो विपक्ष की घेरने की नीति है उसमें भी दोनों कम से कम साथ नजर आ रहे हैं। इनके साथ कुछ और पार्टियां जाती हैं कि नहीं, ये भी देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी और BRS इन दोनों ने फिलहाल अभिभाषण के बहिष्कार का ऐलान किया है। डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट है, हाईलाइट करने के लिए कि गवर्नमेंट ने इस 8 साल में एंड पर्टिकुलरली गुज़िश्ता साल में पूरे सेक्टर्स पे, गवर्नेंस के पूरे सेक्टर्स पे उन्होंने फेल हुए हैं। और उस फेलियर्स को हाईलाइट करने के लिए, ताकि कल डिस्कशन डिबेट जो होती है पार्लियामेंट में वो इस चीज़ों पे हो और गवर्नमेंट भी इसको एड्रेस करे और इसको ठीक करे। तो केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में ये दोनों पार्टियां कह रही हैं कि वो इस अभिभाषण का बहिष्कार करने जा रही हैं। संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरुआत होगी, लेकिन राजनीति इस पर अभी से शुरू हो गई है। दो दल कम से कम ऐसे सामने आ गए हैं जो अभिभाषण का बहिष्कार करने जा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ रविंद्र कुमार सीधे जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ हम चल रहे हैं। प्रदीप कौशल जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके पास चलेंगे। बीके दुबे साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन पहले रविंद्र, किस तरह की तैयारियां बजट सत्र को लेकर हैं, और विशेष रूप से जिस तरह से ऐलान किया BRS और आम आदमी पार्टी ने, क्या कुछ और दल भी इनके साथ जा सकते हैं? देखिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार के पिछले 1 साल के कामकाज को रखा जाता है जनता के सामने, और कुछ झलक दिखाई जाती है कि आने वाले समय में सरकार करने क्या जा रही है। जाहिर सी बात है, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण में ये बताया जाएगा लगभग 11 करोड़ शौचालय बने हैं, 10 करोड़ से ज़्यादा गैस बांटे गए उज्ज्वला की स्कीम से, 3 करोड़ के करीब आवास दिए गए हैं। इस तरह की अगर रूपरेखा रखी जाएगी तो ऑपोजिशन को, जब चुनावी वर्ष लगभग है, वैसे में ऑपोजिशन इसको कैसे एक्सेप्ट करेगा। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी BRS दोनों खुलेआम कहे हैं कि ये झूठ का परिंदा है, इसलिए इसमें शामिल नहीं होंगे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के तमाम बड़े नेता अभी तक इसमें शामिल होने के बारे में नहीं कह रहे हैं कि वो आ पाएंगे, हालांकि
ये जो अभिभाषण होता है इसमें सभी दलों के सांसद, नेताओं की ही उपस्थिति जरूरी नहीं है, सभी सांसदों का इसमें इनवाइट होता है, वो सभी सांसद आ सकते हैं। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस के बड़े नेता तो कह दिए हैं कि जो कश्मीर में है वो नहीं आ पाएंगे, क्या उनके सांसद भी इस अभिभाषण को सुनने आते हैं या नहीं आते हैं, या अपरोक्ष तौर पर वो भी बाइकआउट कर रहे हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो जाहिर सी बात है ये परंपरा बहुत गलत परंपरा एक तरह से हो रही है, क्योंकि पिछले कई सालों में हम लोगों ने देखा, आपने देखा है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, उसमें सभी दलों के नुमाइंदे उसमें रहते हैं। अगर कभी कोई विरोध करता है तो एक दो लोग कभी कभी आवाज उठाते हैं, जैसे पिछले साल देखने को मिला था, लेकिन कमोबेश सभी इसमें उपस्थित जरूर रहते हैं। इस तरह का बाइकआउट नहीं होता रहा है, तो एक नई परंपरा शुरू हुई है। थोड़ी देर बाद ही राष्ट्रपति की पहुंचेंगे 10:50 के करीब, उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:20 10:25 के आसपास मीडिया से बात करेंगे। एक बार फिर जो परंपरा प्रधानमंत्री है या फिर उसके पहले मनमोहन सिंह के समय से परंपरा है कि मीडिया के जरिए अपोजिशन से अपील की जाती है कि संसद का सुचारू सत्र चलाने में वो मदद करें। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये अपील और राष्ट्रपति का अभिभाषण, ये दोनों दिखाएगा कि बजट सत्र कैसा होगा। हालांकि हंगामेदार होगा। कल सर्वदलीय जब बैठक हुई थी उसमें जिस तरह के मुद्दे उठाए गए थे, चाहे चीन का मुद्दा हो, महंगाई हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री हो, एक जो उद्योगपति हैं उनके बारे में जो मुद्दों की लिस्ट बना रखी है जिन पर वो सरकार को घेरना चाहती है। प्रदीप कौशल साहब, सरकार की नीतियों से सहमत ना होना, मुद्दे उठाना, उस पर चर्चा करना, बहस करना, ये तो पूरा मौका संसद में आपको मिलने ही वाला है। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार की जरूरत क्या पड़ी? प्रदीप कौशल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, डी के दुबे साहब, यही सवाल मेरा आपसे होगा। देखिए, ऐसा है, मुझे लगता है कि उनके पास चूंकि कुछ है नहीं और जिसके पास कुछ नहीं होता वो केवल हंगामा करता है। हम लोग कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो 2-3 बातें कहते हैं भाई, फैक्ट पर प्रैक्टिस करना, कानून पर प्रैक्टिस करना, और जिसको कुछ नहीं, जिसके पास हो ना फैक्ट हो ना कानून हो, उसको हंगामे पर प्रैक्टिस करना है, यानी कि कोर्ट में हो मचाना है। यही हाल संसद में भी है। जिसके पास अवसर है, जिसको बोलना चाहिए, जिसके पास, जिसको डेटा जो सरकार दे रही है उसको अगर उनको लगता है कि ये झूठ है तो उनको वो एक्सपोज करना चाहिए। उनके पास अवसर है और वो पार्टी तय करती है कि उनका कौन सा कैंडिडेट बोलेगा। तो आप अपने कैंडिडेट को बुलाकर उस पर खूब सारा हंगामा कर सकते हैं, संसद के अंदर हंगामा कर सकते हैं। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि हम बाइकआउट कर रहे हैं तो आप डेमोक्रेसी को बाइकआउट करते हैं, आप देश की प्रशासन, आप देश की व्यवस्था को बाइकआउट करते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को बाइकआउट करते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि आप बाइकआउट करना क्या चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को बाइकआउट करना चाहते हैं, राष्ट्रपति को बाइकआउट करना चाहते हैं, संसद को बाइकआउट करना चाहते हैं, डेमोक्रेसी को बाइकआउट करना चाहते हैं, या फिर आपको कुछ हजम ही नहीं होता। तो सवाल यहां पर सीधा है कि जिसको कुछ नहीं समझ में आता वो सिर्फ हंगामा करता है और उसको मीडिया में हाईलाइट करने के लिए और कैसे हम न्यूज में रहें ये व्यवस्था वो सोचता रहता है। उनकी ये भी एक टैक्टिक है कि कैसे सरकार की बात ना सुनकर हमने तो साहब बाइकआउट कर दिया था और हम तो बाहर चले गए थे। तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती। डेमोक्रेसी में तो एटलीस्ट समझ में नहीं आती। उनका अपना मोड है मीडिया के बीच में रहने का, और आप लोग चर्चा कर भी रहे हैं। उनका तो जो ऑपरेशन था, जो वो करना चाहते थे, वो हो रहा है ना जी। ये प्रदीप कौशल साहब जो बात कर रहे हैं दुबे जी, ये बात महत्वपूर्ण है, लेकिन जनता तो शायद विपक्ष के सांसदों को भी अपना वोट देकर इसीलिए चुनती है कि अगर आप भले ही सरकार में ना पाए, लेकिन मेरी बात तो जाकर आपको संसद के भीतर कहनी है, संसद के भीतर उठानी है। लेकिन वो दायित्व भी जब आप बाइकआउट के जरिए निभाने से पीछे हटते हैं तो फिर क्या करें लोग? देखिए, जहाँ तक राष्ट्रपति अभिभाषण का प्रश्न है तो उसमें सांसदों की भागीदारी नहीं होती उस प्रकार से कि कोई बहस तो नहीं है जी। तो ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुझे लगता है अगर आप अपना विरोध दर्ज करना चाहते हैं तो ये फिर भी एक शालीन माध्यम है। लेकिन अशिष्ट होना उनके राष्ट्रपति महोदया के सामने उन व्यवधान डालना उनके अभिभाषण में, वो मुझे लगता है कि वो अशोभनीय है संसद सदस्यों के लिए। बाइकआउट एक लोकतांत्रिक माध्यम है अपना विरोध दर्ज करवाने का। हाँ, बजट के बाद जिस समय चर्चा हो, दोनों सदनों में बहस हो, उसमें लोगों को भागीदार बनना चाहिए, उसमें भाग लेना चाहिए और अपना दृष्टिकोण, अपनी आलोचना भले हो, वो स्पष्ट तौर पे रखनी चाहिए। तो राष्ट्रपति अभिभाषण के दौरान जी
बात नहीं है। मुझे लगता है ये लोकतांत्रिक हथियार है, लेकिन ये ज़रूर है कि उनके साथ अभद्रता नहीं होनी चाहिए, व्यवधान नहीं होना चाहिए, शोरगुल नहीं होना चाहिए। जी। और आगे बढ़ने से पहले जरा इन 6 तस्वीरों पर भी नजर डाल लीजिए। आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। कल पेश किया जाना है आम बजट और उम्मीदों का बजट है ये, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के कार्यकाल का, दूसरे कार्यकाल का यह अंतिम पूर्ण बजट है। मोदी सरकार का 10वां बजट होने वाला है और उससे पहले आज पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण, यानी कि अर्थव्यवस्था की पूरी जानकारी आपको इस फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के जरिए मिलने वाली है। पिछले वित्त वर्ष में सरकार के पास पैसा कहां से आया, पैसा खर्च कहां हुआ, पैसा बचा कितना, आयात क्या रहा, निर्यात क्या रहा, यह सारी जानकारियां आपको इस सर्वेक्षण में मिलने वाली हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने एक जानकारी दी है। ट्वीट करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कांग्रेस पार्टी के कई नेता शामिल नहीं हो पाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े नेता इस वक्त श्रीनगर के एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं और वजह है बर्फबारी, यानी कि खराब मौसम। उसकी वजह से कई सांसद भी वहां पर हैं। खड़गे समेत कई सांसद वहां पर फंसे हुए हैं। 11 बजे से राष्ट्रपति का अभिभाषण निर्धारित है, जो तय समय पर होगा। ये देखिए, ये ट्वीट जो आया है जयराम रमेश का, उन्होंने लिखा कि खराब मौसम के कारण श्रीनगर हवाई अड्डे से उड़ानों में देरी की वजह से राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और कई कांग्रेस सांसद आज सुबह 11 बजे संसद के दोनों सदनों के सामने राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान उपस्थित नहीं हो पाएंगे। रविंद्र मेरे सहयोगी मेरे साथ है। रविंद्र, आम आदमी पार्टी और बीआरएस ये तो पहले ही राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार कर चुके हैं। अब कांग्रेस पार्टी के भी कई बड़े नेता खराब मौसम की वजह से पहुंच नहीं पाएंगे। देखिए, जयराम रमेश के जो ट्वीट है उसमें लिखा है कि कई बड़े नेता, चलिए ठीक है, जो श्रीनगर में है वो फंस गए हैं, लेकिन कोई नहीं आएगा, ये देखने वाली बात है। कई बड़े नेता नहीं मौजूद रहेंगे या कोई नहीं मौजूद रहेगा, ये थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा। और तभी ये सवाल उठेगा कि क्या उन्होंने भी एक, जैसा कि प्रदीप कौशल जी बता रहे हैं, हम लोग वरिष्ठ हैं, कई बार हम लोग संसद कवर किए हैं, एक लोकतांत्रिक उनका अधिकार है, लेकिन स्वस्थ परंपरा नहीं है किसी का बाइकाट करना, राष्ट्रपति का अभिभाषण का बहिष्कार करना। राष्ट्रपति देश की प्रथम नागरिक होते हैं और ऐसे में उनका जो अभिभाषण होता है, इस वक्त ये अपडेट मिल रहा है कि सोनिया गांधी बजट सत्र में शामिल होने के लिए संसद पहुंच रही हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी यह है कि सोनिया गांधी अभिभाषण सुनेंगी, अभिभाषण के दौरान सत्र में मौजूद रहेंगी। कांग्रेस की बहुत ही सीनियर लीडर सोनिया गांधी वो पहुंचेंगी अभिभाषण में। और ऐसा नहीं रविंद्र, देखिए ये अपडेट इस वक्त मिल रहा है कि कोई नहीं पहुंचेगा। कांग्रेस के जो नेता श्रीनगर में फंस गए बर्फबारी की वजह से, वो जरूर नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन कांग्रेस के सीनियर लीडर और जो उनके दूसरे नेता जो यहां दिल्ली में हैं वो रहेंगे। बिल्कुल अच्छी बात है, सोनिया गांधी आ रही है तो सर्वमान्य नेता है कांग्रेस की, और अगर वो उपस्थित रह रही है तो जाहिर सी बात है कि नुमाइंदगी हो गई। देखिए, पार्टी की नुमाइंदगी जरूरी होता है। आम आदमी पार्टी जैसे कह दिया खुलेआम कि हम नहीं आ रहे हैं, बीआरएस करे कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कोई बड़ा नेता अगर जो श्रीनगर में है वो फंसा हुआ है, लेकिन यहाँ सोनिया गांधी या दूसरे सांसद जो यहाँ मौजूद हैं, अगर वो आते हैं तो नुमाइंदगी हो गई पार्टी की, और वो अपना एक जो लोकतंत्र की जो स्वस्थ परंपरा है उसका पालन हो गया। ऐसे में सोनिया गांधी आ रही तो जाहिर सी बात है जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा तो कांग्रेस की उपस्थिति वहां पर दिख जाएगी सोनिया गांधी के तौर पर। और रविंद्र, यही सवाल जो है वो सर्वदलीय बैठक में भी उठा। 27 दलों के 37 नेता वहां भी पहुंचे, वहां भी कांग्रेस की उपस्थिति को लेकर सवाल था। बिल्कुल ये सवाल उठाया गया था और कि कांग्रेस का कोई नहीं आया। देखिए, उसमें होता है कि जो दोनों सदन के जो नेता होते हैं उस पार्टी के, उनको इनवाइट जाता है, लेकिन एक बात और है कि जो नेता उपस्थित नहीं होता है सदन का, वो अपनी नुमाइंदगी के तौर पर सरकार से या संसदीय कार्य मंत्री से बोलता है कि मैं इस कारण से नहीं आ पा रहा हूं, हमारी जगह पर हमारी पार्टी के तौर पर ये नेता वहां उपस्थित होंगे। लेकिन कांग्रेस का कोई नहीं था वहां पर, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि खड़गे जी या फिर अधीर रंजन चौधरी दोनों नेता हैं, वो नहीं आए थे, लेकिन कांग्रेस का कोई वहां नहीं पहुंचा था। तो कोई और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं संकेतों में ही दिखा रहा है साफ तौर पर कि अंदाज ऐसा है तो आगाज क्या होगा इस बजट सत्र का, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस का कहना है कि सफल भारत यात्रा रही है। ऐसे में चुनावी वर्ष में जब त्रिपुरा और नागालैंड मेघालय में चुनाव होने वाले हैं, डीके तो बजट सत्र क्या ये यहां से संकेत दिख रहा है कि विपक्ष के लोग पिछले संसद सत्रों का जो उनका अनुभव रहा है उसके आधार पर यह मान रहे हैं कि अब जमीन से ही बात होगी। जैसे राहुल गांधी कह रहे थे कि ये तो भारत जोड़ो यात्रा एक तरह का आगाज है, तो फोकस वहीं पर है। ज्यादातर नेता
जैसे रविंद्र बता रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे और इसी वजह से यहां पर जो सर्वदलीय बैठक थी उसमें प्रतिनिधित्व करने के लिए भी कांग्रेस की ओर से कोई नहीं पहुंचा। है वो अपने अपने तरह की राजनीति करते हैं, सबको करने का अधिकार है। भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी राजनीति करना। लेकिन भारत में एक व्यवस्था भी है और राष्ट्रपति महोदय तो सभी के राष्ट्रपति हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो केवल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रपति हैं, केवल कांग्रेस के राष्ट्रपति। और अगर राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी शामिल होना नहीं चाहते हैं और उसमें नहीं आना चाहते हैं तो फिर राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने के लिए बार बार किस लिए जाते हैं? अगर आप राष्ट्रपति को राष्ट्रपति नहीं मान रहे तो फिर किस वजह से आप उनको कॉल करते हैं? जिस समय आपको पार्टी से कोई समस्या होती है या सरकार से कोई समस्या होती है तो आप उनके पास जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सही परंपरा भाषण में वन साइडेड होता है, क्योंकि राष्ट्रपति पिछला वाला जो सरकार का जो व्यू रहेगा वो पूरा रखेंगे और उसमें किसी को बोलने का अधिकार नहीं होता। लेकिन उसके बाद भी जब आप संसद से बाहर आते हैं तो आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि भाई ये हमें ठीक नहीं लगा, इसमें ये गड़बड़ लगी। लेकिन आप संसद से बाइकआउट करके सिर्फ एक मैसेज देना चाहते हैं। दुबे साहब, राजनीति की बात तो होती रहेगी क्योंकि आज आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश होना है, तो ऐसे में IMF की तरफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से जो अनुमान जताए गए हैं जरा उस पर एक नजर डालना भी जरूरी है। और IMF के अनुमान ये बता रहे हैं कि दुनिया भले ही मंदी की चपेट में आती हुई नजर आ रही हो लेकिन भारत पर इसका असर काफी कम है। साल 2022 को लेकर IMF का अनुमान कहता है कि वैश्विक विकास दर रही 3.4%, लेकिन भारत की विकास दर, ये IMF का अनुमान है 6.8%। इसी तरीके से आने वाले 2 वर्षों के लिए भी एक अनुमान जाहिर किया गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से। 2023 में 2.9% वैश्विक विकास दर और भारत की विकास दर 6.1%। 2024 में जो अनुमान है वो 3.1% वैश्विक विकास दर का है और 6.8% भारत की विकास दर का है, यानी कि दोगुने से भी ज्यादा तेजी के साथ भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।